बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। मोहन यादव के मंत्रिमंडल को मिला विस्तार। 28 विधायकों को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ। 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तो 4 नेताओं को मिला राज्य मंत्री का दर्जा। अब विभागों के बंटवारे पर होगी नजर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन। सुशासन दिवस पर किसानों को सौगात। 12 लाख से ज्यादा कृषकों के खाते में डाले गए 3700 करोड़ रुपए। कर्मचारियों के डीए पर भी जल्द फैसला। प्रदेश भर में मनाया गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। छत्तीसगढ़ को दिया था नए राज्य का दर्जा। भाजपा के पितृपुरुष को याद कर ली गई सुशासन की शपथ। बिलासपुर में सूबे के सीएम रहे मौजूद। बच्चों के लिए कितना घातक है मोबाइल, क्या है इसके दुष्प्रभाव, लोगों को जागरूक करने स्वास्थ्य विभाग के प्रयास। स्कूलों में जाकर बता रहे नुकसान, आंखों को भी निःशुल्क जांच। पालकों से कहा फास्ट फूड नहीं, खिलाए पौष्टिक भोजन। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कुल 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 18 नेताओं को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया। 6 नेताओं को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। वहीं 4 नेताओं को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। कई बैठकों के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो गया है। आपको बता दें कि राजभवन में आज 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल ने सबसे पहले विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा और राव उदय प्रताप सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं इन 18 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, राव उदय प्रताप सिंह, विजय शाह, संपतिया उइके, तुलसीराम सिलावट, इंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नागर सिंह चौहान, नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युमन सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चेतन कश्यप, इंदर सिंह परमार। इन नेताओं को बनाया गया राज्य मंत्री। राधा सिंह प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल, इसके साथ ही कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। एमसीबी जिले के अटल बिहारी के जन्म दिवस के अवसर पर किसानों का 2 साल का बकाया धान का बकाया बोनस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर सहित विभागों के अधिकारी व बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी व पूर्व प्रधानमंत्री के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा के द्वारा स्वागत मुख्य अतिथि का किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा कहा गया कि पूरे छत्तीसगढ़ में आज किसानों की बकाया 2 साल का बोनस वितरण मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। बोनस वितरण जो मोदी जी की गारंटी थी वह आज बोनस देकर पूरी हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी मंत्रालय मिलेगा उसका दायित्व अच्छे से निभाऊंगा। पूरे छत्तीसगढ़ में आज 12 लाख से ऊपर किसानों को
3800 करोड़ रुपए की राशि 2014-15, 15-16 की जो बचा हुआ बोनस था जिसको मोदी जी ने गारंटी दिया था, आज मोदी की गारंटी किसानों के साथ जो है पूरा हो रहा है। सारे मंत्रालय अच्छे हैं, उसमें काम करने की जो क्षमता है और आप लोगों ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मैं निश्चित रूप से किसी भी मंत्रालय को संभालने का इच्छा है। कोई भी मंत्रालय मिलेगा उसको अच्छा से अच्छा बनाकर उसमें काम करें। एमसीबी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ के निर्माता भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बिलासपुर के अटल बिहारी विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर सेनानियों को सादर नमन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति अरुणनाथ दिवाकर वाजपेयी, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित अन्य लोग ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और शहीद स्मारक पर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि पहली ही कैबिनेट में हमारी सरकार द्वारा 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का निर्णय लिया गया है। हम 5 साल में मोदी जी की गारंटी पूरी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की पत्रिका कन्हार सहित अन्य प्रकाशनों का विमोचन किया। के माध्यम से पूरे प्रदेश को यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस तरह से चुनाव के दौरान हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से वादा किया था कि 2 साल का बोनस अटल जी की जयंती के दिन उनके खातों में ट्रांसफ़र करेंगे और आज पूरे प्रदेश के 12 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 2 साल का बोनस करीब 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने जा रहे हैं। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के विकासखंड भरतपुर के मुख्यालय जनकपुर के अटल चौक में सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। वहीं सभी सहकारी समितियों में कार्यक्रम का आयोजन कर बोनस वितरण किया गया। जनपद पंचायत से रैली निकालकर अटल चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम के उपरांत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं ग्रामीणों को प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने एवं प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ अनुविभागीय अधिकारी भरतपुर राजस्व मूलचंद चोपड़ा ने सुशासन दिवस की एवं स्वच्छता शपथ दिलाई। आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना की राशि के वितरण हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास खंड स्तर का कार्यक्रम भरतपुर विकास खंड में जनकपुर सहकारी बैंक कैंपस में प्रांगण में आयोजित किया गया। विकास खंड समितियों में समिति स्तर पर प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का प्रमाण पत्र विशिष्ट अतिथियों द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किया गया। आज सुशासन दिवस है। आज 25 दिसंबर को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम सब लोग सुशासन दिवस मना रहे हैं और आज के ही दिन हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और यही पिछले जो वादा किया गया था बोनस वितरण का भी कार्यक्रम हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है और अभी 5 वर्षों बाद पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट के आई है और अभी 1 माह भी नहीं बीता था सुशासन दिवस इस बीच में बड़े जोरदार धूमधाम से मनाया गया। एमसीबी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट।
पूरे देश में भाजपा के पितृ पुरुष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा के भाजपा सांसद विजय बघेल ने भिलाई के कैंप 2 के अटल उद्यान में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। वहीं सारा वातावरण अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे से गूंज उठा। लोकसभा सांसद विजय बघेल ने भिलाई में अटल स्मृति उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सांसद विजय बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के विकास और यहाँ के लोगों की समृद्धि के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ एक ओजस्वी वक्ता और कवि हृदय भी थे। वे अपने राजनैतिक और व्यक्तिगत सुचिता के लिए भी जाने जाते थे। वहीं अटल जयंती के अवसर पर बुजुर्ग महिलाओं को कंबल वितरण किया गया। हमारे देश के ऐसे ओजस्वी पुरुष जिनके अदम्य साहस को, अदम्य विश्वास को, बड़ी मेहनत को हम सब ने देखा है। आज से 99 वर्ष पूर्व उनका जन्म ग्वालियर में इसी 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और आज 99 जयंती वो हमारा विश्वास है, उनका विश्वास अटल है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के सभी ग्रामों में स्थित अटल चौक पर 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सुशासन दिवस मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रवीण सिंह बदेशा ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का विकास हुआ है और यहाँ के नागरिक प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज 25 दिसंबर है, अटल जी का जन्मदिन। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है और अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार हो गई है। और आज जो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जी को याद करते हैं, क्योंकि आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, यहाँ के जो किसान संपन्न हो रहे हैं, यहाँ के नागरिक आगे बढ़ रहे हैं, वो अटल जी की देन है। मंडला में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस का पर्व मनाया गया। इसमें मसीह समाज के लोगों ने क्रिसमस की आराधना कर एक दूसरे को इस पर्व की बधाई दी। चर्च में कैरोल सिंगिंग और विशेष प्रार्थना सभा के बाद केक काटा गया। लोगों ने विश्व में शांति और सद्भावना की कामना की। क्रिसमस की तैयारियों का सिलसिला काफी पहले से शुरू हो गया था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भी चर्च में विभिन्न आयोजन किए गए। आज क्रिसमस के मौके पर खास आराधना हुई और लोगों को ईसा मसीह के संदेश याद दिलाए गए। सबसे पहले तो सर आप सभी को मेरा नमस्कार और हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस में सर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि हमारा कैरल सिंगिंग, घर घर जाकर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को सुनाते हैं, प्रेम की संदेश को लेके जाते हैं, शांति अमन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में क्रिसमस के अवसर पर एक शांति और अमन आने पाए। भाईचारे के प्रेम को हम लोग उनके बीच में प्रकट करते हैं और इसके बाद वो सिलसिला हमारा चलता रहता है। और आज हमने यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाया है। इससे पहले हम चर्च में एक विशेष प्रार्थना पूरे मानव जाति के लिए किए हैं और प्रवचन हुआ है, जिसमें एक प्रेम का संदेश पूरे मानव जाति के लिए दिया गया है, जो यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में था। और यीशु मसीह के जन्म दिवस को हमने आज एक दूसरे के साथ मनाने पाए हैं। हमारे परमेश्वर पिता का जन्म हुआ, उससे हम लोग ये बड़े दिन मनाते हैं, बड़े उल्लास से और बहुत खुशी से सब एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम भाव से। यही हम लोग का उद्देश्य है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, प्रेम का। देखिए, आज क्रिसमस डे है। समस्त देशवासियों को हैप्पी क्रिसमस की बहुत बहुत इनके जन्मदिन पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है,
अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आधुनिकता के युग में मोबाइल इंसान की दैनिक जरूरत बन गई है। चाहे कैशलेस में पैसों का लेन देन हो या मनोरंजन, सभी के लिए मोबाइल फोन का उपयोग सर्वाधिक हो रहा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से मानवीय शरीर में दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिससे ज्यादातर बच्चे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। किस तरह मोबाइल फोन लोगों को बीमार कर रहे हैं, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन किसी भी इंसान के लिए कितना घातक है, यह तो आप सभी ने सुना होगा। लेकिन मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन जहां शरीर को नुकसान पहुंचा ही रहा है, वहीं मोबाइल के लगातार प्रयोग से नवनिहालों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के आंखों की रोशनी पर भी यह मोबाइल फोन अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार आंख के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। जिसको देखते हुए सूरजपुर जिले में जगह जगह कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आई चेकअप कराया जा रहा है, जिसमें चेकअप कर रहे डॉक्टरों ने पाया कि ज्यादातर बच्चों की आंखों से कम दिखाई देने वाली समस्या है और डॉक्टर भी यह मानते हैं कि मोबाइल के लगातार प्रयोग से आंखों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। मोबाइल से निकलने वाली लाइट आंखों की रेटिना को खराब करती है, जिसकी वजह से किसी भी चीज को साफ साफ देख पाने की क्षमता कम हो जाती है और ऐसे केसेस में पीड़ित को पावर का चश्मा लगाना पड़ता है। कोरोना महामारी के दौरान जब बच्चों की पढ़ाई में भी मोबाइल का उपयोग ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ज्यादा होने लगा था, तो बच्चों के टेम्पररी विजन लॉस की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी। हालांकि सूरजपुर स्वास्थ्य विभाग हर साल नेत्र परीक्षण शिविर स्कूलों कॉलेजों में लगाकर बच्चे को जहां मोबाइल का उपयोग कम करने के लिए जागरूक कर रहा है, वहीं बच्चों की आंखों की रोशनी के लिए कौन कौन से आहार जरूरी होते हैं, वह भी जानकारी उन्हें दे रहा है। स्कूलों में नेत्र परीक्षण कर रही सहायक नेत्र चिकित्सक ने बताया कि उनके द्वारा हर साल सर्वे किया जाता है, जिसमें अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे आज आहार वाली चीजों को छोड़कर फास्ट फूड का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आंखों में सूखापन आने से दृष्टि बाधित हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए बच्चों को पौष्टिक आहार वाली चीजें खाना चाहिए, जिससे उनकी आंखों की रोशनी बढ़े। वहीं मोबाइल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। उनके द्वारा ऐसे शिविरों के माध्यम से बच्चों में जागरूकता लाई जा रही है। वहीं बच्चों को अपने चश्मे का नंबर भी वक्त वक्त पर चेक करने की सलाह वह दे रहे हैं। जब कोरोना काल आया था, उस समय बच्चे इतना ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे थे कि टेम्परेरी विजन लॉस हो गया था। सबको 50%, 75% तक के बच्चों को उसकी वजह से चश्मे का उपयोग करना पड़ा। उसके बाद जैसे जैसे उनका मोबाइल से दूरी बना, फिर से उनको वापस उनकी रोशनी आई। इससे साफ साफ पता चल रहा था कि मोबाइल का जो यूज है उससे टेम्परेरी विजन लॉस हुआ था और उसके लिए हम लोगों ने सारे स्कूलों में पूरा अभियान चलाया कि जितने भी बच्चे हैं सबका समय समय पे नेत्र परीक्षण किया जाए, चश्मे का नंबर बराबर उनको चेक कराने के लिए प्रोत्साहित करें। इन दिनों बढ़ते हुए नेत्र रोग के बीच सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूल कॉलेज में लगाया जा रहा यह नेत्र प्रशिक्षण का कैंप मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की आंख के चेकअप के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है। उनकी आंखों की जांच स्कूल में ही हो जा रही है। वहीं बच्चों सहित उनके परिजनों में भी आंखों के लिए पौष्टिक आहार से लेकर मोबाइल फोन का दैनिक जीवन में कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसकी जागरूकता भी आ रही है। वहीं परिजन सहित स्टूडेंट स्वास्थ्य विभाग के इस कैंप को प्रशासन की एक अच्छी पहल मान सराहना कर रहे हैं। आँख चेक करने के लिए आते हैं और हमको बताते हैं कि किस तरीके से अपने आँख को सेफ रखना है। और ये भी बताया गया है कि जैसे कि बहुत लोग स्टडी करने के लिए फोन का ज्यादा यूज करते हैं, तो कितनी मात्रा में फोन का यूज करना है ये भी बताया गया है, क्योंकि ज्यादा फोन यूज करने से वो जो आई लेंस है
वो कमजोर होती जा रही है और जिससे हमको पढ़ने में दिक्कत होती है, आंख मीचिंग होती है और आंसू आती है, ये सब दिक्कतें हो रही है। इसीलिए वो हमको बताते हैं कि ज्यादा फोन का यूज नहीं करना चाहिए। आज के इस दौर में मोबाइल का बच्चों के द्वारा गलत यूज किया जा रहा है। उनको पढ़ने के लिए भी देते हैं तो गेम में बिजी हो जाते हैं। मैं खुद अपने बच्चों को ताकीद करता हूं कि ताकि वो मोबाइल का ज़्यादा यूज ना करें, और मैं सारे पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने बच्चों को ज़्यादा मोबाइल ना दें, जितना यूज हो पढ़ने के लिए उतना उनको दें, ताकि उनके जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चों का आंख पे असर हो रहा है, उस सबसे वो बचें। पूरे देश में बड़ों से लेकर बच्चे आज जहां मोबाइल का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, वहीं नेत्र रोगियों की संख्या में वृद्धि होना चिंता का विषय जरूर है। आज जरूरत है कि शासन प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर अन्य जगहों पर भी ऐसे कैंपों का आयोजन करे जहां मरीज पहुंचकर इसका सीधा लाभ ले सके। वहीं दूसरी ओर परिजनों को भी जागरूक होकर बच्चों को फास्ट फूड की जगह अच्छे आहार लेने के साथ अपने बच्चों को मोबाइल के कम से कम उपयोग करने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। मंडला के संगम स्थल के नर्मदा पुल वर्षों से नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है, जिसे महज 4 समाज सेवियों द्वारा अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है। बगैर किसी स्वार्थ और मदद के बोरियों में रेत भरकर पुल बनाने की तैयारी की जा रही है। यह पुल की लंबाई करीब 100 मीटर है। देखिए इस खास खबर में। मंडला का संगम स्थल जहां पर श्रद्धालु नर्मदा स्नान को आते हैं, तो वहीं रोजाना सैकड़ों की संख्या में नर्मदा परिक्रमावासी भी इसी स्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन परिक्रमावासियों के लिए बंजर नदी से संगम स्थल पर पहुंचने के लिए उचित मार्ग नहीं है। इस मार्ग को बनाने कुछ समाज सेवी सामने आए हैं। इन समाज सेवियों की संख्या महज 4 है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। घरों से बोरियों का इंतजाम कर हाथों में फावड़ा लेकर इस मार्ग को बना रहे हैं। बोरियों में रेत भरकर कंधों में रखकर मार्ग के निर्माण कर रहे हैं। करीब 100 मीटर के इस अस्थायी पुल का निर्माण परिक्रमा वासियों के लिए कर रहे हैं। आधे पुल का निर्माण इन्होंने कर लिया है और इन समाज सेवियों का कहना है कि यह पुल जल्द ही तैयार हो जाएगा। वर्षों से पुल बनाने को लेकर मांग की गई है, लेकिन मात्र आश्वासन ही मिला है। जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन को जानकारी है, लेकिन अब तक कोई भी प्रयास नहीं किए गए। तो हम सभी नर्मदा भक्तों के द्वारा, हमारे लाला राम चक्रवर्ती भी साथ में हैं, तो ये भी मैया नर्मदा की बहुत सेवा करते हैं और परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया तो भैया ने मुझे बोला कि रेनू भाई मैं भी आपके साथ काम करूँगा, और मेरी भी इच्छा थी। तो लगभग मेरी 1 हफ्ता से ये मन की इच्छा थी कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा सरल रास्ता बनाना है कि जिसमें परिक्रमावासी एवं गाँव के लोग यहाँ से चल सकें, और वही कार्य को हम लोगों ने परसों से प्रारंभ किया है। लगभग आधा कार्य हम लोगों ने पूरा कर लिया है। जैसा कि रेनू भाई ने बताया, हम लोग प्रशासनिक तौर से अपेक्षा किए हुए थे, लोगों के पास गए, लेकिन उनके केवल आश्वासन मिले, किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। रेनू भाई का ये शुरुआती प्रयास था जिसमें हम लोगों ने बोरियां अलग अलग घरों से कलेक्ट करी। बोरियां कलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग श्रमदान से उन बोरियों को भर के और जमाने का काम करते हैं। जैसा कि रेनू भाई ने बताया कि किस तरीके की परेशानियां आती हैं, मतलब परिक्रमावासी कई बार ये है कि झोली और बाकी बैग वगैरह लेके, तो कई यदि बगैर इसके पुल के यदि चलते हैं तो उनके कई बार बैग भी बहते हुए देखे मैंने, कई बार फिसल गए, पूरे गीले हो गए। इस तरीके की परेशानी आती थी, ये सारी चीज़ें देखी नहीं गई। हम लोग मानव नर्मदा सेवा समिति चला रहे हैं हम लोग, तो वो नर्मदा परिक्रमावासी जो आते हैं उनको लगातार देख रहे हैं, हम लोग की समस्या आती जाती है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास, कि इस पुल के माध्यम से उनको कोई दिक्कत ना हो। क्या होता है कि शाम तक तो जो परिक्रमावासी आते हैं तो उनको नाव का सहारा मिल जाता है, पर जो उसके बाद आते हैं तो उनको कुछ सहारा नहीं रहता, तो वो लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो एक हमारा छोटा सा प्रयास है, तो हम लोग समाज सेवी के तौर पर ये काम कर रहे हैं। इन समाज सेवियों का कार्य सराहनीय है, इनसे और भी लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे होते हैं, जिसका मुख्य कारण या तो यातायात नियमों की अवहेलना है या तो शराब पीकर वाहन चलाना। जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात बिलासपुर जिले के रिंग रोड 2 के पास निगम कमिश्नर के घर के सामने सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो मंगला चौक से रिंग रोड नंबर 2 की ओर जा रहा था। इसी बीच बोलेरो गाड़ी को टक्कर मार के अनियंत्रित हो गया। जानकारी के अनुसार वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट गया। हालांकि इस एक्सीडेंट में किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। 2 गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई थी, जिस एक्सीडेंट में दोनों गाड़ियां
पलट गई, स्कॉर्पियो और बोलेरो। और हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, दोनों हॉस्पिटल जाके उनका इलाज हुआ और अभी सामान्य स्थिति में है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने 3 वर्ष में एनडीपीएस के 161 केस दर्ज कर 218 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पिछले 3 वर्षों के मुकाबले इस बार एनडीपीएस के सर्वाधिक मामले पकड़े गए हैं। दुर्ग पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 वर्षों से आंकड़े पर नजर अगर डालें तो इस बार सर्वाधिक केस दर्ज किए गए हैं। 2021 में 44 केस पकड़े गए थे, जिसमें 59 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में गांजा 31 और नशीली दवाइयां बरामद की गई। वर्ष 2022 में 46 मामले दर्ज किए गए। इसमें 71 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गांजा के 19, ब्राउन शुगर 5 व नशीली दवाइयां 22 मामले दर्ज किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2022 की अगर बात करें तो कुल 71 मामलों में 100 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में गांजा में 35, ब्राउन शुगर में 14 और नशीली दवाइयों में 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। दुर्ग पुलिस के द्वारा अभी पिछले महीने से जब से चुनाव से दुर्ग पुलिस निवृत्त हुई, उसे विशेष अभियान की तरह इसमें चलाया जा रहा है। और अभी लगातार हमारे द्वारा ब्राउन शुगर है और जो टेबलेट है, जो नशे की टेबलेट है और दूसरे प्रकार की चीज़ें हैं, जो उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एक अभियान की तरह हम लोग लेकर चल रहे हैं और इसमें हम लोग निश्चित ही और बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। दुर्ग पुलिस की टीम अलग अलग क्षेत्र पर लगातार गश्त पर है और पूरे जिले में नशे को लेकर योजनाबद्ध तरीके से निगरानी की जा रही है और संदिग्धों पर पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। नीमच जिले की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की तो उस वक्त घर पर कोई नहीं था। महिला ने ये कदम क्यों उठाया, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। नीमच जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में बीते रविवार की शाम एक 25 वर्षीय नवविवाहित गर्भवती महिला रेणु बाला ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने घटना की जानकारी रामपुरा थाना पुलिस को दी। सूचना पर देर रात रामपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और रात में महिला के शव को फांसी के फंदे से उतारकर मनासा शासकीय चिकित्सालय के शव गृह में रखवाया। वहीं सोमवार सुबह 10 बजे मृतक महिला के शव का पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर पर कोई नहीं था। परिजन मजदूरी करने बाहर गए हुए थे, तभी महिला ने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीमच से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनीष जोलानिया की रिपोर्ट। पेंड्रा में नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म व उसके बाद जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं नाबालिग के बेहोश होने पर आरोपी और उसकी मां के द्वारा उसे गांव से दूर एक तालाब में मरा समझकर फेंकाया गया। परिजनों ने बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर बच्ची का इलाज जारी है। आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है, तो आरोपी की मां अब तक फरार है। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग जब अपने पुराने घर से निकलकर दूसरे घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे गांव का ही रहने वाला एक युवक छोटू मिला, जो नाबालिग को बहला फुसलाकर उसे घर छोड़ देने को कहते हुए अपने साथ बाइक में बैठाकर अपने साथ जंगल की ओर ले गया। रास्ते में पीड़िता विरोध भी की तो आरोपी नहीं सुना और जंगल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो आरोपी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको धमकी देते हुए अपने घर ले गया, जहां पर 2 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करता। वहीं आरोपी युवक की मां और आरोपी दोनों मिलकर पीड़िता को जमकर पिटाई की और उसे मरा हुआ समझकर तालाब किनारे फेंक आए, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे देखा और परिजनों को खबर दी। बच्ची के कथन लिए गए हैं। कथन के आधार पर जो संबंधित धाराएं हैं, वो सारी धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं और ये ज्ञात हुआ है कि बच्ची के अपहरण के बाद उसके साथ में मारपीट भी किया गया है और उसके साथ में बाद में उसका रेप भी किया गया है। तो इस घटना के आधार पर धारा 363, 294, 506, 323 और 34 के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है और इसमें विवेचना के आए तथ्यों के आधार पर धारा 376 आईपीसी भी जोड़ी गई है। मामले में प्रताप सिंह ओट्टी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी की मां को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला बहुत संवेदनशील है। इसके आधार पर आरोपी प्रताप सिंह ओट्टी की गिरफ्तारी की गई है और इसमें वर्तमान में ये प्रक्रिया है। क्योंकि प्रकरण में उसकी मां का भी नाम सामने आया है और मां के गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दया सिंह परिहार की रिपोर्ट। वो कहते हैं ना, जब मौत का बुलावा होता है तो वह किसी भी रूप में आ जाती है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां लवन थाना क्षेत्र के करदा गांव में एक व्यक्ति पेड़ की कटाई कर रहा था। इसी दौरान पूरा पेड़ नीचे गिर गया और व्यक्ति कटे हुए पेड़ के नीचे दब गया। पेड़ के नीचे दबने से नर्मदा प्रसाद साहू की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम नर्मदा प्रसाद साहू, उम्र 34 वर्ष, गांव करदा अपने ही गांव के किसी लेखराम चेलक के खेत में खड़े पेड़ को काटने गया था। व्यक्ति पेड़ को नीचे से काट रहा था, लेकिन मृतक व्यक्ति को यह समझ नहीं आया कि कटे पेड़ की डाल किधर गिरेगी। मृतक अपनी जान बचाकर भागने में नाकाम रहा। पेड़ की कटी डाली उसके सिर पर जा गिरी और उसकी मौत हो गई। घटना सुबह लगभग 7:50 की बताई जा रही है। यह हादसा देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। थाना लवन हेड कांस्टेबल भूपेश देवान ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए बलौदाबाजार भेजा गया है। बलौदाबाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।